कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई गर्मा गर्म बहस हुई या किसी ने महफिल में कुछ कह दिया और उसकी ठीक बाद शायद सीढ़ियों से उतरते हुए या पता नहीं रास्ते में अचानक दिमाग में बत्ती जलती है, अरे यार ये बोलना चाहिए था। वो एकदम सटीक हाजिर जवाबी जवाब। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही आम तजुर्बा है, मतलब मेरे साथ तो अक्सर होता है। इसे लेस्प्री द लेस्कालिए कहते हैं फ्रेंच में। अच्छा, लेस्प्री द लेस्कालिए मतलब सीढ़ियों पर सूझने वाली बुद्धि। एक फिलोसोफर थे डेनिस डिडेरॉट, वो कहते थे कि उन्हें अक्सर महफिल से निकलने के बाद ही सीढ़ियों पर सबसे बढ़िया जवाब याद आते थे। अरे वाह, बिल्कुल। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं लगता है, हम सबके साथ ही होता है। तो आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर ये देखते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, वो परफेक्ट जवाब उसी वक्त क्यों नहीं सूझता। सही। इसके पीछे ना दिमाग, हमारी नसें और ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है उसका एक बड़ा दिलचस्प सा खेल है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहली वजह क्या हो सकती है? शायद हमारे दिमाग की अपनी लिमिटेशंस, मतलब वर्किंग मेमोरी की बात। हाँ बिल्कुल सही। वर्किंग मेमोरी आप समझ लीजिए दिमाग का वो हिस्सा है जो मौजूदा जानकारी को पकड़ कर रखता है और उस पर काम करता है। जैसे कंप्यूटर की रैम होती है ना। हाँ, रैम। बस वैसे ही, लेकिन इसकी क्षमता ना लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब एक साथ कितना कुछ संभाल सकता है? हाँ, मतलब ये एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं संभाल सकता। अब सोचिए एक बहस या कोई सोशल चैलेंज चल रहा है, उस वक्त दिमाग पर कितना बोझ पड़ता है। आपको सामने वाले की बात सुननी है, उसका मतलब समझना है, उनके इमोशंस को गेज करना है, फिर अपनी पुरानी बातें याद करनी है, जवाब सोचना है, उस जवाब का क्या असर होगा ये सोचना है, ऊपर से अपनी फीलिंग्स भी काबू करनी है, गुस्सा आ रहा है या शर्मिंदगी हो रही है, और अपनी इमेज, कहीं मैं बुरा ना लग जाऊं। तो इतने सारे काम एक साथ। तो मतलब दिमाग का प्रोसेसर एक तरह से हैंग हो जाता है। बिल्कुल। इसे ही कॉग्निटिव लोड या फिर आप कह सकती हैं प्रोसेसिंग बॉटलनेक कहते हैं। मतलब सिस्टम पर लोड बढ़ गया। अच्छा। और यहीं पर वो डैनियल kahneman की जो थ्योरी है ना, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 वाली, वो काम आती है। हाँ, सिस्टम 1 मतलब वो तेज वाला, इंस्टिंक्टिव, एकदम ऑटोमेटिक गट फीलिंग वाला रिएक्शन, जो तुरंत खतरा भांपने या फटाफट फैसले लेने में मदद करता है। और सिस्टम 2 फिर? सिस्टम 2 वो धीमा वाला है, सोच समझकर पूरा विश्लेषण करके काम करता है। अब एक बढ़िया हाजिर जवाबी जवाब के लिए आपको इसी सिस्टम 2 की जरूरत होती है, जिसमें बारीकी हो, थोड़ी क्रिएटिविटी हो, प्लानिंग हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है कि दबाव और तनाव के पलों में हम ज्यादातर सिस्टम 1 पर डिपेंड करते हैं। वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो सिस्टम 2 को जो टाइम चाहिए, जो शांति चाहिए, वो उस वक्त मिलती ही नहीं। वो एक लग्जरी है जो उस मोमेंट में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात ये हुई कि तनाव में हमारा वो तेज इंस्टिंक्ट वाला दिमाग हावी हो जाता है और होशियार क्रिएटिव सोच के लिए दिमागी रैम कम पड़ जाती है। यही है? सही पकड़ा, बिल्कुल। और वो बढ़िया जवाब फिर बाद में तब सूझता है जब वो स्ट्रेस कम होता है, माहौल शांत होता है और सिस्टम 2 को आराम से काम करने का मौका मिलता है। ये तो हुई सोचने की प्रक्रिया, मतलब कॉग्निटिव लेवल की बात। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है? न्यूरोबायोलॉजी क्या कहती है? स्ट्रेस का क्या असर होता है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एमिगडाला का रोल आता है। एमिगडाला, ये क्या चीज है? ये हमारे दिमाग का समझिए थ्रेट डिटेक्टर है, खतरा पहचानने वाला सेंसर। जैसे ही कोई सामाजिक खतरा महसूस होता है, मान लीजिए किसी ने आलोचना कर दी या बहस हो गई, कोई ताना मार दिया, ये फौरन एक्टिव हो जाता है। फौरन मतलब बहुत तेजी से? हाँ, बहुत तेजी से। लेडूस इसे लो रोड कहते हैं, एक शॉर्टकट है ये। और जैसे ही एक्टिव होता है तो क्या होता है? ये हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल छोड़ने का सिग्नल देता है। HPA एक्सिस एक्टिवेट होता है और हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब वो फाइट या फ्लाइट मोड चालू हो जाता है। अरे हाँ, दिल तेज धड़कना, पसीना आना, हाथ पैर कांपना, वो सब? बिल्कुल, वो सारे शारीरिक लक्षण। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर या कहिए सबसे बुरा असर होता है हमारे दिमाग के सबसे एडवांस्ड हिस्से पर, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पर। PFC जिसे कहते हाँ, हैं। PFC, ये नाम सुना है। ये क्या करता है? PFC हमारे दिमाग का CEO है, समझिए। यही वो हिस्सा है जो सारी जरूरी ऊंचे लेवल की चीजें करता है। प्लानिंग, लॉजिकल सोच, समझदारी भरे फैसले लेना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। अच्छा। और सबसे जरूरी,
वर्किंग मेमोरी को मैनेज करना और रचनात्मक बढ़िया जवाब सोचना। अरे, तो मतलब जिस हिस्से को सबसे स्मार्ट जवाब सोचना है, हाँ, स्ट्रेस उसी को ठीक से काम नहीं करने देता। ये क्या बात हुई? हाँ, यही तो विडंबना है। आर्नस्टन का काम दिखाता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिसोल, कैटेकोलामाइन पीएफसी के फंक्शन को बाधित करते हैं, उसे धीमा कर देते हैं। ये तो गड़बड़ है। और वो यर्क्स-डोडसन नियम वाली बात भी है। वो क्या है? वो ये कहता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस तो परफॉर्मेंस सुधार सकता है, मतलब हमें अलर्ट कर देता है, पर ज्यादा स्ट्रेस, और सामाजिक चुनौतियों में अक्सर स्ट्रेस ज्यादा ही होता है, हाँ, होता तो है। वो हमारी परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है, खासकर उन कामों की परफॉर्मेंस जिनमें पीएफसी का रोल होता है, जैसे कि क्रिएटिव जवाब सोचना। तो ये तो डबल मुसीबत हो गई। एक तरफ दिमाग खतरा ज्यादा महसूस कर रहा है एमिगडाला की वजह से, हाँ, और दूसरी तरफ उस खतरे से ढंग से निपटने का जो सबसे अच्छा दिमागी औजार है पीएफसी, वो कमजोर पड़ गया। बिल्कुल। इसी को डबल बाइंड या दोहरी मार कह सकते हैं। इसीलिए उस वक्त मुंह से कुछ समझदारी भरा निकलना मुश्किल हो जाता है। बाप रे, कोई हैरानी नहीं कि उस वक्त जबान लड़खड़ा जाती है या दिमाग खाली हो जाता है। और एक और दिलचस्प बात बताऊं, हाँ, बताइए। हमारा दिमाग जो है ना, हम्म, वो सामाजिक अस्वीकृति हम्म। या बेइज्जती को लगभग शारीरिक चोट जितना ही सीरियसली लेता है। सच में? हाँ, दिमाग का एक हिस्सा है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स। एसईसी। ये गलतियों और टकराव पर नजर रखता है। रिसर्च जैसे आइजनबर्गर की दिखाती है कि जब हमें सामाजिक रूप से रिजेक्टेड महसूस होता है तो ये एसीसी वैसे ही एक्टिवेट होता है जैसे फिजिकल पेन होने पर होता है। अरे बाप रे, मतलब सामाजिक दर्द असल में दिमागी स्तर पर शारीरिक दर्द जैसा है। हाँ, ये दिखाता है कि ये सामाजिक खतरे हमारे लिए कितने गहरे और असली महसूस होते हैं। तो मूल रूप से हमारा दिमाग ही हमें उस क्षण में बेहतरीन प्रदर्शन करने से रोक रहा होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर। अच्छा, इसमें भावनाओं का क्या रोल है, जैसे गुस्सा, शर्मिंदगी या चिंता? भावनाओं का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। जब हम बहुत तीव्र नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, गुस्सा, शर्मिंदगी, डर, चिंता, तो हमारी सोचने की शक्ति, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं मतलब हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हम फ्लेक्सिबल तरीके से सोच नहीं पाते। हमारा सारा फोकस या तो उस बुरी फीलिंग पर चला जाता है या फिर उसे छुपाने की कोशिश में लग जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप शायद बस चिल्लाने का सोचेंगे, कोई बढ़िया जवाब नहीं सूझेगा। हाँ, होता है। ऐसा लगता है दिमाग जैसे फ्रीज हो गया हो या बस एक ही चीज पर अटक गया हो। बिल्कुल। और सोचिए, एक ही समय पर आपको अपनी इन तीव्र भावनाओं को काबू में भी रखना है। मतलब चेहरे पर शिकन नहीं आने देनी है, आवाज कांपने नहीं देनी है, हाँ हाँ, और साथ ही एक हाजिर जवाबी, समझदारी भरा जवाब भी सोचना है। ये दोनों काम एक साथ करना मतलब दिमागी ऊर्जा की बहुत ज्यादा खपत। ये तो है। इसे ईगो डिप्लीशन के कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं। बेमाइस्टर ने इस पर काफी काम किया है। मतलब हमारे सेल्फ कंट्रोल और सोचने की क्षमता के लिए एक लिमिटेड रिसोर्स है। जब आप एक ही समय पर इमोशंस को दबाने और मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने जैसे जवाब सोचने में वो रिसोर्स लगाते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाता है। नतीजा, दोनों ही काम ठीक से नहीं हो पाते। बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है मतलब। हाँ बिल्कुल, बैटरी जल्दी, ना इमोशंस ठीक से काबू में आते हैं, ना जवाब सोचता है। लेकिन एक अजीब बात है, वो पल जहां हम कुछ बोल नहीं पाए वो हमें बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं, बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास है ना? देखिए, भावनाएं उस वक्त तो सोचने में बाधा डालती हैं, लेकिन बाद में उस घटना की याद को मजबूत कर देती हैं। अच्छा, कैसे? इसके पीछे एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, जो यादें बनाने में मदद करता है, का कनेक्शन है। हमारा दिमाग इमोशनली चार्ज्ड घटनाओं को, खासकर नकारात्मक घटनाओं को, ज्यादा मजबूती से ज्यादा डिटेल में याद रखता है। ये शायद सर्वाइवल के लिए जरूरी रहा होगा ताकि हम खतरों को याद रखें। तो इसीलिए वो अरे यार वाले पल बार बार याद आते हैं और फिर बाद में जब दिमाग शांत होता है तब वो काश ये बोला होता वाला जवाब सोचता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप शांत हैं, सिस्टम 2 काम कर रहा है और वो मजबूत याद आपको बार बार उस सिचुएशन को रिप्ले करने का मौका दे रही है। ओके, तो दिमाग की सीमाएं हो गई, स्ट्रेस का असर हो गया, भावनाओं का खेल हो गया, और क्या है जो हमें रोकता है? शायद आसपास के लोग, सामाजिक दबाव। हाँ बिल्कुल, सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी इमेज को लेकर सचेत रहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी इज्जत करें। समाजशास्त्र में इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। गॉफमन ने इस पर काफी लिखा है। हाँ,
अपनी इज्जत तो प्यारी होती है सबको, कोई नहीं चाहता कि उसकी बेइज्जती हो। सही बात। तो जब कोई चुनौती आती है, कोई बहस होती है, हम सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते कि सही जवाब क्या है, हम ये भी तौल रहे होते हैं कि इस जवाब का सामाजिक नतीजा क्या होगा। मतलब क्या इससे मेरी इमेज बनी रहेगी? कहीं लोग मुझे बेवकूफ तो नहीं समझेंगे? कहीं इससे झगड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा? कहीं मेरी बात का गलत मतलब तो नहीं निकाला जाएगा? ये सारी चिंताएं। ये सब भी सोचना पड़ता है उसी वक्त। हाँ, और ये सब सोचने में दिमागी ऊर्जा खर्च होती है, वही लिमिटेड रिसोर्स। लेरी की सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी भी यही कहती है कि दूसरों की राय की चिंता हमारी सामाजिक चिंता बढ़ाती है और परफॉर्मेंस खराब करती है। और शायद ये जो इज्जत बचाने का दबाव है, ये हमें ज्यादा सेफ खेलने पर मजबूर करता है। मतलब वो शानदार, थोड़ा विटी, पर शायद थोड़ा रिस्की जवाब हम बोलने से हिचकाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अक्सर हम कम जोखिम वाला, भले ही थोड़ा फीका या बोरिंग जवाब चुन लेते हैं क्योंकि वो सेफ लगता है। वो जो एकदम पंच लाइन वाला जवाब होता है उसमें थोड़ा रिस्क होता है कि कहीं वो बैकफायर ना कर जाए, तो दिमागों से फिल्टर कर देता है। और शायद सामने वाले को समझना भी मुश्किल होता है उस वक्त। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसे थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। एक असरदार जवाब देने के लिए ये समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी असली मंशा क्या है, और वो हमारे जवाब पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। ये तो बहुत मुश्किल काम है, खासकर जब टेंशन का माहौल हो। बहुत मुश्किल। एप्रिली का काम दिखाता है कि ये दिमागी तौर पर बहुत थकाने वाला काम है, और जब समय का दबाव हो, इमोशनल बोझ हो, तो ये सब एक्यूरेटली कर पाना और मुश्किल हो जाता है। तो मतलब इतने सारे फैक्टर्स, दिमाग की लिमिट, स्ट्रेस, इमोशंस, सोशल प्रेशर, सामने वाले को समझने की कोशिश, ये सब मिलकर उस वक्त हमारे दिमाग को लगभग जाम कर देते हैं। हाँ, एक तरह से जाम ही कर देते हैं। फिर बाद में वो जवाब आता कैसे है? क्या होता है जब हम उस माहौल से निकल जाते हैं? अचानक से कैसे सूझ जाता है? इसके पीछे भी कुछ कारण है। एक तो है इंक्यूबेशन का आइडिया। वॉलस ने इसके बारे में बताया था। इंक्यूबेशन मतलब अंडे सेने जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मतलब जब हम सचेत रूप से उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तब भी हमारा अचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करता रहता है, और फिर बाद में अचानक से कोई समाधान या आइडिया सतह पर आ जाता है। अरे हाँ, जैसे नहाते हुए या टहलते हुए या कोई बिल्कुल अलग काम करते हुए अचानक कुछ याद आ जाना या सूझ जाना। बिल्कुल वैसा ही। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन शायद ज्यादा बड़ा और सीधा कारण है तनाव का कम होना। अच्छा। जैसे ही हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल नॉर्मल होने लगता है, कॉर्टिसोल कम होता है, और जैसे ही स्ट्रेस कम होता है, वो पीएफसी, दिमाग का सीओ, वापस काम पर लग जाता है। एग्जैक्टली। पीएफसी फिर से पूरी क्षमता से काम करने लगता है। दिमागी संसाधन जो पहले स्ट्रेस से लड़ने में लगे थे, अब सोचने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। और हम उस घटना के बारे में सोचते भी तो रहते हैं बाद में, मतलब उसे बार बार मन में दोहराते हैं। हाँ, उसे सोशल रूमिनेशन कहते हैं। घटना के बाद हम उसे मन ही मन दोहराते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। काश मैंने ये कहा होता, अगर ऐसा होता तो, ये सब सोचते हैं। हाँ, करते हैं। इससे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन सक्रिय होता है। बकनर और दूसरों ने दिखाया है कि डीएमएन हमारी ऑटोबायोग्राफिकल यादों, आत्मचिंतन और भविष्य के बारे में सोचने या मानसिक सिमुलेशन से जुड़ा है। तो ये रूमिनेशन हमें उस बातचीत को दिमागी तौर पर फिर से जीने और बेहतर प्रतिक्रियाएं सोचने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, अब समय का दबाव हट जाता है ना। अब कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से अलग अलग एंगल, अलग अलग शब्द, अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर विचार कर सकते हैं। वो लग्जरी अब आपके पास है। सही बात है। समय का दबाव ना होना बहुत बड़ा फर्क डालता है। अच्छा, ये अनुभव तो लगता है काफी आम है, पर क्या इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं? मतलब कुछ लोगों के साथ ही ज्यादा या कम होता है? हाँ, बिल्कुल होती हैं। व्यक्तिगत अंतर तो होते ही हैं। जैसे कुछ लोगों की वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी, इंगल्स का काम है, इस पे स्वाभाविक रूप से ज्यादा होती है, तो वे शायद दबाव में थोड़ा बेहतर सोच पाते हों। ओके। और सामाजिक चिंता का स्तर, जिन्हें सोशल एंजाइटी ज्यादा होती है, स्टाइन एंड स्टाइन, उन पर तनाव का असर शायद ज्यादा गहरा होता हो, तो मुमकिन है कि उन्हें ये सीढ़ी वाली बुद्धि वाली समस्या ज्यादा परेशान करती हो। ये लॉजिकल लगता है। और अपनी भावनाओं को काबू करने की क्षमता, इसका भी फर्क पड़ता होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। इमोशनल रेगुलेशन कैपेसिटी, जो लोग अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं, जैसे रीअप्रेजल जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके, ग्रोस का काम है इस पे,
वे तनावपूर्ण स्थितियों में भी अपनी सोचने की क्षमता को बेहतर बनाए रख पाते हैं। और शायद भाषा पर पकड़ या क्रिएटिविटी। हाँ, वो भी भूमिका निभाते हैं। जिनकी मौखिक बुद्धि, वर्बल इंटेलिजेंस और रचनात्मकता ज्यादा होती है, उन्हें शायद जल्दी अच्छे जवाब सूझ जाते हों, पर फिर भी दबाव उन पर भी असर करता है तो देरी फिर भी हो सकती है। और हाँ, सांस्कृतिक कारक भी हैं। अलग अलग संस्कृतियों में बहस, टकराव और इज्जत बचाने के नियम अलग होते हैं, वो भी इस अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि शायद हमारा दिमाग उस वक्त हमें जानबूझकर धीमा कर देता है। क्या विकास के नजरिए से, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से इसका कोई मतलब हो सकता है, कोई फायदा, कि हम मौके पर चूक जाते हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और शायद इसका जवाब हाँ है। हो सकता है कि ये कोई कमी या फेलियर ना हो, बल्कि एक तरह का बचाव तंत्र हो, एक एडेप्टिव मैकेनिज्म हो। बचाव तंत्र कैसे? आप सोचिए हमारे पूर्वजों के माहौल की, हजारों साल पहले वहां एक जुबानी तकरार, एक मौखिक चुनौती आसानी से शारीरिक हिंसा में बदल सकती थी। जान का खतरा हो सकता था। हाँ, बात तो सही है। ग्रुप में लड़ाई झगड़ा खतरनाक हो सकता था। बिल्कुल। तो उस वक्त दिमाग की प्राथमिकता क्या होती? अपनी हाजिर जवाबी से सामने वाले को चुप कराना या अपनी जान बचाना? जान बचाना, जाहिर है। तो शायद हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम इसीलिए इस तरह विकसित हुआ कि वो तात्कालिक सुरक्षा को, फिजिकल सेफ्टी को, सामाजिक शान या विटी रिमार्क से ऊपर रखे। एक साधारण, शायद थोड़ा कमजोर लेकिन सुरक्षित जवाब देना, एक शानदार लेकिन संभावित रूप से खतरनाक जवाब देने से बेहतर था। तो पीएफसी का धीमा पड़ जाना, सोचने में दिक्कत होना, ये शायद इसीलिए होता था कि हम कुछ ऐसा न बोल दें जिससे खतरा बढ़ जाए। ये एक संभावना है, जोखिम से बचाओ। दिमाग शायद कहता था, रुको, सोचो मत, बस सेफ रहो। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब ये दिमाग का हमें बचाने का तरीका है। और कोई फायदा हो सकता है इसका? हाँ, सीखने का मौका। जैसा हमने पहले बात की, वो मौके जहां हम अच्छा जवाब नहीं दे पाए, वो हमें शिद्दत से याद रहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और बाद में जब हम बेहतर विकल्प सोचते हैं, सोशल रूमिनेशन, तो ये भविष्य के लिए एक तरह का मानसिक अभ्यास बन जाता है। हम सीखते हैं कि अगली बार क्या कहना है, बिना असल में वो जोखिम उठाए। मतलब दिमाग हमें बाद में होमवर्क कराता है। हाँ, एक तरह से। और एक और संभावित फायदा है, सामाजिक बंधन। ये जो अनुभव है ना कि मौके पर जवाब नहीं सूझा, ये इतना आम है, इतना यूनिवर्सल है कि जब हम इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, इस पर किस्से सुनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हाँ। तो इससे एकजुटता बढ़ती है, हास्य पैदा होता है और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। हम सब एक ही नाव में सवार महसूस करते हैं। ये बात भी सही है। इस पर मीम भी तो कितने बनते हैं। खैर, ये सब तो समझने की बातें हो गई। हाँ। पर क्या हम कुछ कर सकते हैं इस गैप को कम करने के लिए? मतलब मौके पे थोड़ा बेहतर सोचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? देखिए, इसे पूरी तरह बदलना तो शायद मुश्किल है, क्योंकि ये काफी हद तक हमारे दिमागी वायरिंग और स्ट्रेस रिस्पॉन्स से जुड़ा है। लेकिन हाँ, कुछ रणनीतियां जरूर मदद कर सकती हैं। जैसे कि? एक तो है तैयारी। मतलब अगर आपको अंदाजा है कि किसी खास तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति आ सकती है, मान लीजिए ऑफिस में कोई मुश्किल मीटिंग है या किसी रिश्तेदार से मिलना है जिनसे बहस हो जाती है, तो आप पहले से कुछ सामान्य जवाबों का ढांचा तैयार रख सकते हैं। अच्छा, मतलब कुछ रेडीमेड लाइंस नहीं, पर एक जनरल आइडिया कि आप क्या कह सकते हैं। इससे मौके पर सोचने का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, ये समझ आया। जैसे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। और दूसरा है अभ्यास। कम जोखिम वाली स्थितियों में जानबूझकर सामाजिक चुनौतियों का सामना करना, जैसे दोस्तों के साथ मजाक में बहस करना या रोल प्ले करना, इसे स्ट्रेस इनोकुलेशन कहते हैं। बार बार सामना करने से धीरे धीरे उस स्थिति के प्रति हमारी तनाव प्रतिक्रिया कम हो सकती है। ओके, प्रैक्टिस मेक्स बेटर, नॉट परफेक्ट। हाँ, और माइंडफुलनेस और इमोशन रेगुलेशन की ट्रेनिंग भी बहुत मददगार हो सकती है। टैंग और उनके साथियों का काम दिखाता है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें वर्तमान क्षण में ज्यादा जागरूक बनाता है और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे तनाव में सोचने की क्षमता सुधर सकती है। माइंडफुलनेस मतलब ध्यान देना कि क्या हो रहा है बिना रिएक्ट किए। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक बहुत ही सरल चीज जो आप कर सकते हैं, वो क्या? तुरंत जवाब देने की जल्दी न करें। एक छोटा सा पॉज लें, बस कुछ सेकंड रुकें, एक गहरी सांस लें। वो छोटा सा पॉज भी आपको सोचने के लिए थोड़ा कीमती वक्त दे सकता है।
हाँ, ये अक्सर लोग कहते हैं, रुक कर बोलना। और आखिर में शायद सबसे जरूरी है परफेक्शन की उम्मीद छोड़ना। ये स्वीकार करना कि हर बार हर बातचीत में एकदम परफेक्ट हाजिर जवाबी जवाब देना न तो मुमकिन है न ही जरूरी। इस दबाव को कम करने से भी दिमागी राहत मिलती है और शायद सोचने की क्षमता बेहतर होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। परफेक्ट होने का प्रेशर ही आधा काम बिगाड़ देता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो वो परफेक्ट जवाब जो हमें मौके पर नहीं सूझता और बाद में याद आता है, उसके पीछे कई कारण हैं। हाँ, मुख्य रूप से हमारी सीमित वॉकिंग मेमोरी, दिमाग की रैम कम पड़ जाना, फिर तनाव का हमारे सोचने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पर बुरा असर, हाँ, सीओ का ठीक से काम न कर पाना, हमारी तीव्र भावनाओं का हमारी सोच में दखल देना, गुस्सा शर्मिंदगी का हावी हो जाना, और सामाजिक दबाव, अपनी इमेज बचाने की चिंता, सामने वाले को समझने की कोशिश। बिल्कुल, ये सब मिलकर उस वक्त हमें रोक देते हैं। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक बेहद आम मानवीय अनुभव है। इसमें कुछ गलत या शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। सही कहा। ये जानना ही अपने आप में काफी राहत देता है कि ये सबके साथ होता है। हाँ, और शायद जैसा हमने डिस्कस किया, ये विकास का एक तरह का समझौता है। मुश्किल, ज्यादा जोखिम वाले पलों में सुरक्षा और बाद में सीखने को तात्कालिक चतुराई या वाकपटुता पर प्राथमिकता देना। एक सेफ्टी मैकेनिज्म। हाँ, और वो जवाब जो देर से आते हैं, वे हमारी सोचने की क्षमता का प्रमाण है। वो दिखाते हैं कि हमारा दिमाग कितना काबिल है। बस उसे कभी कभी खिलने के लिए थोड़ा समय और शांति की जरूरत होती है। वो लग्जरी चाहिए होती है। तो फिर अंत में सोचने वाली बात यह रह जाती है कि शायद असली हाजिर जवाबी तुरंत जवाब देने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि इसमें समय क्यों लगता है, या शायद इस बात को स्वीकार करने में कि हमारा दिमाग कभी कभी बचाव को, सेफ्टी को, स्टाइल से ज्यादा अहमियत देता है। ये एक बहुत गहरा विचार है। शायद असली समझ इसी स्वीकृति में है कि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है और इसमें भी एक तरह की बुद्धिमत्ता है।